हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम जो बिहार लाइब्रेरियन का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं तो उसमें हमने अभी तक 17 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो उसके बाद का ये जो है लेक्चर 18 आपका होगा, लेक्चर 18। तो ये 675 तक मैंने अभी तक अपलोड कर दिया है, तो इसके बाद का देखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आप लाइब्रेरी फैमिली से किसी भी तरह से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। 676 देखते हैं। इन यूडीसी टू कंबाइन द फेसेट इंडिकेटर्स यूडा। तो यूडीसी मैंने बताया था, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशंस। अब फेसेट्स के बारे में मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो इसमें जो है आपका कोलोन, डबल कोलोन और स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। तो आप ये याद ही कर लो। देखो, तो ये in the universal decimal classification facets are combined using the multiple facet indicator। समझ गए? मल्टीपल फेसेट्स इंडिकेटर में जैसे यूडीसी में जो है कोलोन हो गया, डबल कोलोन, जो कोलोन समझ गए। देखिए, जैसे एक बार ऐसे रहता है तो इसको कोलोन कहते हैं, फिर ऐसे अगर है नीचे कॉमा लगा हुआ है तो उसको सेमी कोलोन तो कहते हैं। तो वही एक जैसे कोलोन हो गया, फिर एक डबल कोलोन होता है यूज, और एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। तो इससे जो है सो आपका कंबाइन किया जा सकता है, जैसे जाता है सब्जेक्ट्स को। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि जैसे माइक्रो और बायोलॉजी है, फिर तो ये समझ रहे हो ना कि जो स्मॉल, जैसे बायोलॉजी में भी जो स्मॉल जो थिंग्स है उनका स्टडी, तो उसी टाइप का ये जो है सब्जेक्ट्स के जो है बीच का जो जैसे रिलेशन हुआ, ये सबको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो, तो वही हो गया, इंक्लूडिंग द कोलोन, डबल कोलोन एंड स्क्वायर ब्रैकेट। द कोलोन डिनोट्स रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट्स। समझ गए? तो कोलोन से जो है तो सब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशनशिप बताया जाता है। जैसे 53 कोलोन 62 फॉर फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। समझ गया? अब देखो, तो डबल कोलोन इंडिकेट्स रिवर्सिबल रिलेशनशिप्स। समझ गए? तो डबल कोलोन जो मैंने बताया ये वाला, इससे जो है सो रिवर्सिबल रिलेशनशिप्स को बताया जाता है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है एंड स्क्वायर ब्रैकेट ग्रुप कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस और स्पेसिफाई सब डिवीजन। देखो, इसमें और आगे आप हायर क्लासेस में जैसे पीएचडी करोगे ये सब में, तो ये सब बहुत मतलब डीपली जब जैसे पढ़ोगे, जैसे फेसेट्स का जो है मतलब क्लासिफिकेशन वगैरह यूडीसी के लिए, डीडीसी के लिए, फिर जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन हो गया जैसे एसआर रंगनाथन का, तो आप ये सब के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे। तो अभी आप ये बस याद कर सकते हो कि जो है आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो हो गया, उसमें जो है 3 तरह का जो है फेसेट इंडिकेटर्स यूज किया जाता है, जिसमें एक होता है कोलोन, डबल कोलोन और स्क्वायर ब्रैकेट्स। समझ गया? अब देखो, स्पेस साइंस इज अ सब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय, तो ये फ्यूजन। देखो, एक हुआ स्पेस, स्पेस का सब्जेक्ट हुआ, और एक साइंस हुआ। समझ गया? साइंस, तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों को अगर ऐड करके फ्यूज कर दिया जाए तो उसको फ्यूज मतलब क्या होता है। जैसे मैंने जो है एक तरह से सब्जेक्ट फॉर्मेशन मैंने पहले जो है जैसे लेक्चर्स में आपको जो है बताया है, तो उसमें जो है एक जैसे मतलब फ्यूजन होता है कि कोई मतलब सब्जेक्ट है उसको आप तोड़ रहे हो, फिर जैसे मतलब फ्यूजन हो गया, तो जिस फ्यूजन में होता है कि 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हो उसको ऐड किया जाता है, तो उसको फ्यूजन कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में आता है, तो फ्यूजन। देखो, इन एसआर रंगनाथन क्लासिफिकेशन थियरी स्पेस साइंस इज अ सब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ फ्यूजन, अ मोड वेयर 2 और मोर डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, समझ गए, एक स्पेस और एक साइंस, आर कंबाइंड टू क्रिएट अ न्यू इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। समझ गए कि नया डिसिप्लिन ही क्रिएट किया गया। फ्यूजन इन्वॉल्व्स ब्लेंडिंग फील्ड्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, समझ गए, फिजिक्स, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, समझ गए, एस्ट्रोनॉमी और जैसे फिजिक्स को मिला के जैसे एस्ट्रोफिजिक्स आपने पढ़ा होगा, एंड इंजीनियरिंग टू फॉर्म स्पेस साइंस, अ कोहेसिव सब्जेक्ट विथ इट्स ओन आइडेंटिटी। समझ गए ना कि वो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट था, लेकिन स्पेस साइंस अगर जैसे कह दिया जाए तो वो स्पेस साइंस जो है तो बिल्कुल एक इसका आइडेंटिटी ही अलग है, क्योंकि साइंस अलग है, साइंस में भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, स्पेस अलग है, लेकिन स्पेस का जैसे साइंस देख लो, जैसे आप जैसे ब्लैक होल्स है, तो ब्लैक होल्स का डायमीटर कैसे नापोगे, जैसे ब्लैक होल डिटेक्ट कैसे करोगे, तो ये सब स्पेस साइंस में आ गया, तो उसका आइडेंटिटी ही नया हो गया। तो ये जो है सब्जेक्ट फॉर्मेशन बाय फ्यूजन हुआ। एग्लोमेरेशन ग्रुप सब्जेक्ट्स लूजली विदाउट इंटीग्रेशन
Clustering combines related topics superficially and distillation extracts a pure subject from a broader field. तो ये सब जो है जैसे सब्जेक्ट फॉर्मेशन के जो है मतलब टाइप्स कह सकते हो कि जिसमें एग्लोमेरेशन होता है जो है मतलब जैसे लूजली बाइंडेड जो सब्जेक्ट्स हो गए कि उतना अच्छे से बाइंडेड जैसे ये मतलब फ्यूजन हुआ कि जैसे मतलब स्पेस और साइंस को, लेकिन इसमें एग्लोमेरेशन में जो है लूजली बाइंडेड रहते हैं, मतलब उतना ज़्यादा इंटीग्रेशन सब्जेक्ट्स में नहीं होगा, है ना। अब जैसे क्लस्टरिंग हो गया तो वो रिलेटेड टॉपिक्स जो है सो उसको कंबाइन करता है, और डिस्टिलेशन जो है जो एक ब्रॉडर फील्ड में से जो है डिस्टिल करके कोई सब्जेक्ट बनाया जाए, जैसे बोटनी हो गया तो बायोलॉजी से डिस्टिल करके बनाया गया। तो ये सब एग्जांपल्स हो गया, समझ गया। अब देखो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टिल्ड प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट काइंड में, तो डिस्टिल्ड प्राइमरी जो बेसिक सब्जेक्ट तो देखो स्टैटिस्टिकल कैलकुलस हो गया, साइबरनेटिक्स, वेल्डिंग, ये सारा सब्जेक्ट्स है। जैसे मैनेजमेंट हो गया तो ये हो गया, ये डिस्टिल्ड सब्जेक्ट्स है, समझ गया। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन एसआर रंगनाथन क्लासिफिकेशन थियरी अ डिस्टिल्ड प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट काइंड वन इज अ न्यू डिसिप्लिन, जैसे मैंने बताया एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ब्रॉडर फील्ड थ्रू स्पेशलाइजेशन, जिसको कोई स्पेशलाइज कर दिया जाए, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था बोटनी का। अब देखो मैनेजमेंट इज एन एग्जाम्पल एट इज इमर्ज्ड एज ए डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज, समझ गया। तो इकोनॉमिक्स से और ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज से ये डिस्टिल करके जो है एक नया सब्जेक्ट बनाया गया, मतलब कुछ पार्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स का लिया गया, जैसे मैनेजमेंट का जैसे एमबीए वगैरह का आपने देखा होगा तो उसमें पूरा जो है मतलब इकोनॉमिक्स का भी तो पार्ट पूरा जैसे पढ़ाया जाता है, और उसके बाद जो है जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया तो फिर उसका फिर जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी हो गया उसका कुछ पार्ट जब पढ़ाया गया, तो ये सब में से कुछ कुछ जो है उठा के एक नया सब्जेक्ट जो है डिस्टिल करके बनाया गया, जिसका नाम दिया गया मैनेजमेंट, समझ गया। गेनिंग इट्स ओन थियरेटिकल फ्रेमवर्क। अब देखो स्टैटिस्टिकल कैलकुलस एंड साइबरनेटिक्स आर इंटरडिसिप्लिनरी बट नॉट प्योरली डिस्टिल्ड सब्जेक्ट, समझ गया। ये इंटरडिसिप्लिनरी है, कैसे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक अलग पढ़ाई हुआ और कैलकुलस जो है वो अलग पढ़ाई है ना। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है, लेकिन उस मतलब डिस्टिलेशन यहाँ नहीं हुआ ना, समझ रहे हो ना, बट नॉट प्योरली डिस्टिल्ड सब्जेक्ट। वाइल वेल्डिंग इज अ स्पेसिफिक टेक्निकल प्रोसेस नॉट अ ब्रॉड डिसिप्लिन, समझ गया। अब देखो द मेन इन्फ्लुएंसर ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन इज, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो है इसको मेनली किसने इन्फ्लुएंस किया था, तो ये थॉमस जेफरन, इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो। देखो द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस जेफरन्स पर्सनल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, समझ गए। तो पर्सनल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उससे इन्फ्लुएंस हुआ। व्हेन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एक्वायर्ड जेफरन्स कलेक्शन इन 1815, ये भी याद रख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो 1815 में जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वाशिंगटन डीसी में उसने जो है इसके जो मतलब कलेक्शंस थे उसको एक्वायर किए। ये ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच मतलब कैसे बुक को सजाया जाए कि आपको मिल जाए, तो उसी को जो है सो लाइब्रेरी ऑफ जो है मतलब कांग्रेस का जो क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क हुआ वो इन्फ्लुएंस किया, समझ गए। 1815 में उसका एक्वायर किया था। तो देखो हिज ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच विच कैटेगराइज नॉलेज इनटू ब्रॉड क्लासेस, समझ गए। तो इस इन्होंने जब बुक्स को जो है ब्रॉड क्लासेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जैसे हिस्ट्री का के बुक्स अलग, फिलॉसफी, फाइन आर्ट्स, तो ये सब जो है वही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का जो है क्लासिफिकेशन को एक किया गया। तो डेवलप्ड बाय जेसीएम हैंसन एंड चार्ल्स मार्टिन इन द अर्ली 1900, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एडॉप्टेड जेफरन्स प्रिंसिपल्स। तो देखो ये आखिर मतलब किसने डेवलप किया जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए, तो जेसीएम हैंसन और चार्ल्स मार्टिन, ये भी आप याद कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट मान सकते हो। तो एडेप्टिंग इनटू 21 मेन क्लासेज में अडेप्ट किया गया था, जिसमें A to Z के बीच में, समझ गया। अब देखो तो ये जो था जैसे मतलब जेफरसन जो है थॉमस जेफरसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, बहुत जगह मैंने देखा है मतलब अच्छे एग्जाम्स में। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग इज अ, तो ये BSO जो होता है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है। देखो द ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग BSO डेवलप्ड बाय FID जो है एंड यूनेस्को इन 1978 इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम डिजाइन फॉर जनरल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए।
ये जनरल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। मतलब समझ रहे हो, जनरल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक आप देखोगे कि किसी भी चीज़ का जनरल स्टडी होता है, एक होता है डीप स्टडी होता है। तो वही जो जनरल स्टडी हुआ ना, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। BSO provides a broad flexible framework for categorizing subjects across disciplines using a hierarchical structure with notations to support information retrieval in libraries and documentation structures. डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। समझ गए, बस इतना ही याद कर लो BSO। और देखो ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग वाज पब्लिश्ड बाय FID एंड यूनेस्को। तो ये तो मैंने पहले बताया, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 1978 में एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग वाज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो FID कहते हैं। क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। एंड यूनेस्को इन 1978 में BSO जो है पब्लिश किया गया था। डेवलप टू प्रोवाइड ए यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर जनरल नॉलेज, BSO एम टू फैसिलिटेट information retrieval across disciplines in libraries and documentation centers. In 1978, publication marked a collaborative effort to create a flexible hierarchical system adaptable to diverse contexts. समझ गए? अब देखो mnemonics अगर आपको नहीं पता हो तो देखो मैं बताता हूँ। कोई भी चीज़ को अगर याद करना है तो देखोगे कि याद करने के बहुत तरीके हैं। कुछ लोगों को देखोगे कि जैसे स्पीच भी लोग देते हैं तो उसमें से कुछ जो वर्ड्स हैं वो जैसे ध्यान में रख लेते हैं और उसको इस तरह से स्टोरी टाइप वो आपको सुनाते जाएंगे। तो उनके दिमाग में जो है, जो बड़े बड़े जो वक्ता होते हैं ना, तो उनके दिमाग में थिंकिंग अलग तरीके से चलता है। तो जैसे कुछ जैसे याद करने के लिए किया जाता है, जैसे अपने जो है मतलब बचपन में तो सबने ये पढ़ा होगा, जैसे पीरियोडिक टेबल है ना। तो इसके जो हम लोग एलिमेंट्स याद करते थे तो आपको याद होगा कि जैसे हलीना करे रब से फरियाद, तो इसका हो जाता था हाइड्रोजन लिथियम, ऐसे करके, ऐसे हलीना करे रब से फरियाद, इस टाइप से। तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे जैसे फ्रांसियम वगैरह आते जाता है। तो ये भी एक जो हिंदी में आपने जब बना लिया तो वो क्या हुआ, तो इसको mnemonics कहते हैं। कि किसी भी तरह से एक न्यू तरीका अगर आप मतलब विजुअलाइज कर रहे हो किसी चीज़ को याद करने का, तो उसको mnemonics कहते हैं। देखो तो ये क्या हो गया, एड टू मेमोरी। क्लासिफिकेशन सब डिवीजन सब कुछ नहीं है। देखो इस पर देख लो, mnemonics is the context of library classification refers to aid to memory technique or devices that help users and librarians remember and interpret class number और notations। समझ गए? तो वही जो मैंने बताया ये सब जैसे जो है मतलब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन। तो जैसे DDC में भी आपने देखा हो कि जैसे 9 से जो है जैसे हिस्ट्री को डोनेट करते हैं, याद है ना, 0 1 2 3 करके ऐसे 9 तक जैसे क्लासीफाई किया जाता है और उसमें भी जो है अलग अलग तरीके से। तो ये सब सिंबल्स से जो है लाइब्रेरियंस उसको देख के ही बता सकते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर ये सब देख के कि वो किस से रिलेटेड बुक है ना। तो ये भी एक तरह का mnemonics ही हुआ। अब देखो मैं डिटेल में इसलिए भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से याद रहे, नहीं तो मैं भी चाहूँ तो जैसे बाकी लेक्चर्स बनता है कि मैं जैसे एक क्वेश्चन पर हूँ टिक लगाऊँ नेक्स्ट पे चले जाऊँ, तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, ऐसे कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो वो इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन मीन्स ऐसे भले ही टाइम आपको ज़्यादा लगेगा बट यू विल रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। समझ रहे हो ना? तो इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन जो है तो इसका होता है कि देखो इन्यूमरेटिव जो है ना, तो क्लास नंबर जैसे पहले से दिया हुआ है, फिक्स है ना, उसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, नए क्लास नंबर्स नहीं ऐड कर सकते हो। तो वो जो है इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन होता है। ये इन्यूमरेटिव जो हुआ ये एक तरह से फिक्स्ड क्लासिफिकेशन हुआ कि उसी के आधार पे आप सजा पाएँ तो सजा पाएँ। आपका कोई भी नया बुक अगर दूसरे तरह का है तो वो आप नहीं उसमें जैसे क्लासीफाई कर पाएंगे। तो ये हुआ। और जब बाकी क्या होता है तो उसको जैसे मतलब फ्लेक्सिबल कहते हैं। अब देखो तो इसमें प्री डिफाइंड होता है। तो प्रोवाइडिंग क्लास नंबर ऑफ नेसेसरी फैसेट नहीं हुआ, ब्रॉड सब्जेक्ट नहीं हुआ, तो
प्रोवाइडिंग क्लास कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं हुआ, प्रोवाइडिंग रेडीमेड क्लास नंबर, समझ गए कि पहले से ही डिटरमिन्ड होता है। तो इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स providing ready-made class numbers for subjects as in the systems like Dewey Decimal Classification or Library of Congress Classification, समझ गए। These schemes list subject hierarchically with pre-assigned notation, समझ गए कि जैसे 510 जो है सो आपका मैथमेटिक्स के लिए है, इसी में जैसे मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे हाइपोथेटिकली अगर मान लो कि 515 कहीं पे लिखा हुआ है, तो वो जैसे मान लो कि जैसे अलजेब्रा के लिए हो, आप मतलब देख लेना, मतलब हो सकता है कि 500 होता हो, तो वही मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये पहले से फिक्स कर दिया जाएगा, समझ गए। रिक्वायरिंग मिनिमल कंस्ट्रक्शन बाय द क्लासीफायर, अनलाइक जैसे जो है जो फेसेटेड सिस्टम जो हो गया, जिसमें आप जो है ये आपका जो फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, जैसे रंगनाथन का जो है कोलोन क्लासिफिकेशन हो गया, विच कंबाइन फेसेट्स जो मैंने बताया था टू फॉर्म क्लास नंबर। जैसे फेसेट्स जो है जिसमें अभी मैंने जैसे बताया था कि जैसे कॉम्बिनेशन वगैरह, जैसे डॉट से हो गया, जैसे एक कोलोन से हो गया, ब्रैकेट से हो गया, तो ये सब देख रहे हो कि आप रिलेशनशिप वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो उसको फेसेट्स कह दिए। तो कंबाइन फेसेट्स टू फॉर्म क्लास नंबर, इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन ऑफर्स अ फिक्स्ड प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, समझ गया, सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस बट लिमिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, समझ गया। अब देखो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ओशिनोग्राफी एंड स्पेस साइंस। तो ये मैंने बताया था ओशियन का स्टडी अलग हो गया और ये एक तरह से ज्योग्राफी टाइप हुआ, तो ओशियन का ज्योग्राफी तो ओशियनोग्राफी। वैसे ही स्पेस और साइंस मैंने पहले बताया था कि क्या था, ये फ्यूजन, तो वैसे ही ओशियनोग्राफी जो है दोनों सब्जेक्ट्स को जो है फ्यूज कर दिया गया, तो ये फ्यूजन आ गया। देखो इन एसआर रंगनाथन क्लासिफिकेशन थ्योरी, ओशियनोग्राफी एंड स्पेस साइंस आर फाउंड बाय फ्यूजन, अ मोड वेयर टू और मोर डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स कंबाइन टू क्रिएट अ न्यू इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, समझ गए। ओशियनोग्राफी फ्यूजेज एलिमेंट्स ऑफ जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, वाइल स्पेस साइंस इंटीग्रेट्स एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, समझ गए। तो अनलाइक फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता था, जिसमें डिवाइड कर दिया जाता था, डिवाइडिंग अ सब्जेक्ट। लैमिनेशन में जो है लेयरिंग फेसेट्स, क्लस्टरिंग में होता था ग्रुपिंग सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स लूजली, समझ गया। फ्यूजन क्रिएट्स अ कोहेसिव डिसिप्लिन विद अ यूनिक आइडेंटिटी, जैसे ओशियनोग्राफी हुआ। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। देखो नेचुरल और साइंस, तो ये देख रहे हो ये एग्लोमेरेट कर दिया गया है दोनों को, बस जो है एक तरह से मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो है ना, उसको आप देखोगे जैसे एक तरह से नेचर का सब्जेक्ट हुआ और साइंस का सब्जेक्ट हुआ, तो इसको बस ग्रुप कर दिया गया है, समझ रहे हो। जैसे ओशियनोग्राफी में देखो तो ऐसे किया गया ना कि पूरा जैसे जैसे मैंने बताया था कि जैसे ओशन के बारे में जैसे बताया स्टडी हो गया, फिर जैसे ज्योग्राफी हो गया, जैसे ये सब को जो है वो सबको फ्यूज किया गया है, तो इसमें जो है नेचुरली जो है केवल ऐड कर दिया था नेचर और साइंस, तो इसको एग्लोमेरेशन कहते हैं। In S.R. Ranganathan's classification theory, natural science and social science are formed by agglomeration. देखो a mode where multiple related subjects are grouped together, कहा ना जैसे मैंने multiple related subjects जो है उसको बस ग्रुप कर दिया जाएगा विदाउट डीप इंटीग्रेशन। डीप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपका फ्यूजन हो जाएगा। नेचुरल साइंस एग्रीगेट डिसिप्लिन्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वाइल सोशल साइंस ग्रुप सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी, समझ गए। अनलाइक फ्यूजन जिसमें न्यू डिसिप्लिन बनता है, फ्यूजन जिसमें सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है, या लेमिनेशन जिसमें लेयरिंग किया जाता है फेसेट्स को, एग्लोमेरेशन जो है जो लूजली कंबाइंड्स है सब्जेक्ट्स अंदर अ ब्रॉड कैटेगरी। देख रहे हो जैसे नेचुरल साइंस तो ये कितना ज़्यादा जैसे ब्रॉड हो गया, सोशल साइंस पर सोशल साइंस भी जैसे देख रहे हो कितना ब्रॉड टॉपिक हुआ, तो देख रहे हो कितना ब्रॉड टॉपिक जैसे एक तरह से बनाया गया। तो ये जिसमें अब देखो जैसे नेचुरल साइंस है, तो नेचुरल साइंस में भी दोनों का आइडेंटिटी एक तरह से है ना, जैसे सोशल और साइंस हुआ, तो इसमें सोसाइटी का साइंटिफिक रूप से आप मतलब स्टडी करोगे, तो इसमें जैसे साइंस भी है और जैसे सोसाइटी भी है, सोशल भी, वैसे ही इसमें जैसे एक नेचुरल और साइंस, तो इसमें नेचर का भी आप जैसे स्टडी करोगे और साइंस जो ओरिजिनल साइंस है उसका भी उसमें स्टडी करोगे, तो यही सब है। तो ये मतलब एग्लोमेरेट कर दिया जाता है, समझ रहे हो। तो इसमें इसमें मेन चीज़ जो है देखो डिफरेंस, इसमें इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है ना ये सब्जेक्ट्स का, ये आपका रिटेन करेगा, मतलब रहेगा। देखो रिटेनिंग देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वही मैं कह रहा हूँ।
समझ गए। अब देखो द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है तो ये क्या हुआ है ना, तो ये देखो अब ये जो है ना आपका डिस्टिलेशन इसलिए होगा क्योंकि देखो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका जो है ना ये आपका ये सारे सब्जेक्ट से डिस्टिल किया जाएगा, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका मतलब हर एक जगह यूज होता है। किसी भी मतलब सब्जेक्ट का आप अगर रिसर्च करोगे, आप जैसे एक तरह से मैथमेटिशियन हो या फिर एक तरह से जो फॉरेस्ट के साइंटिस्ट हो या फिर तो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हो, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये हर जगह यूज होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये डिस्टिलेशन आता है। देखो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको जैसे बताऊंगा फिर आपको समझ में आएगा। इन एसआर रंगनाथन क्लासिफिकेशन थ्योरी रिसर्च मेथोडोलॉजी is formed by distillation, a mode where a new subject is extracted as a specialized discipline from a broader field। समझ गया कि अब देखो, हाँ समझ गया। न्यू सब्जेक्ट्स एक जैसे हुआ, जैसे एक तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये एक स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन भी आपका बन गया है ना, और एक ब्रॉडर फील्ड से, समझ गए। रिसर्च मेथोडोलॉजी इमर्जेस फ्रॉम द स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो जैसे इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप ये सब देखोगे कि आपको जैसे क्वेश्चनेयर वगैरह हो गया, तो कैसे आपको जैसे मतलब डेटा कलेक्शन करना है, कैसे जो है मतलब डेटा को स्टडी करना है, जैसे इंटरपोलेशन ऑफ डेटा हो गया, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ डेटा हो गया, तो ये पूरा एक तरह से समझ रहे हो ना कि तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इमर्जेस फ्रॉम द स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स and inquiry across disciplines like science, social science become a distinct subject with its own principles। समझ गए। अब देखो ये सब तो मैंने बता दिया है। पी नोट्स आर यूज्ड फॉर द रिवीजन ऑफ, तो ये यूडीसी में होता है ना, यूडीसी इसको जो है प्रोविजनल नोट्स भी कहते हैं, पी नोट्स को, ये आप याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है उसमें यूज होता है। देखो पी नोट्स और प्रोविजनल नोट्स आर यूज्ड फॉर रिवाइजिंग द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। समझ गए कि रिवाइज करने के लिए यूज होता है। मैनेज बाय द यूडीसी, वही मतलब कंसोर्टियम जो है। पी नोट्स आर टेम्पररी नोटेशंस असाइन टू अ न्यू और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स allowing the system to incorporate emerging knowledge without immediate restructuring of schedules। समझ गए कि आपको जो है देखो पी नोट्स हो गया कि कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है, अब मान लो कि वो सब्जेक्ट को पहले से क्लासिफाई नहीं किया गया है, पहले से कोई भी, मैं जैसे एग्जांपल दूंगा कि हिंदुइज्म ही हुआ, तो हिंदुइज्म का जो वेस्ट में जो है उतना तो उनके पास नॉलेज था नहीं। अब हिंदुइज्म में आप अगर डीपली घुसते जाओगे तो हिंदुइज्म में भी जैसे 5 स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म है, इतना ज़्यादा जैसे जैसे रिलीजन्स निकले हैं, जैसे जैसे जैनिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, तो इतने सारे जो धर्म हुए उसमें भी जैसे जो है मतलब कर्नाटक में चले जाओ तो वहाँ पे जो लिंगायत हो गया, तो ये जितना डीपली घुसोगे उतने ज़्यादा आपको जो है इसके बारे में जब मिलते जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन। फिर और ज़्यादा डीप जाओगे तो आप जैसे एक तरह से जब बुक्स पे चले जाते होगे तो उसके बाद उसमें भी जो है मतलब अलग अलग जो थिंकिंग है, भगवद गीता हुआ वो हो गया बुक के, फिर हमारा जैसे 100+ उपनिषद है, इतने जो है मतलब सारे जो वेद हैं, और तो बहुत सारे चीज़ें जैसे जैसे मतलब रामायण महाभारत, तो उस समय जो है उन्हें मतलब वो लोग जब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन करते रहे होंगे तो उन्हें तो उतना नॉलेज नहीं रहा होगा जो है मतलब इंडिक जो है एक तरह से रिलीजन्स के बारे में। तो इस तरह जो है अब मतलब जैसे जैसे ज़्यादा स्टडी होगा वैसे वैसे इन्हें भी तो क्लासीफाई करना होगा ना। अगर जैसे यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो वही टेम्पररीली अगर क्लासीफाई किया जाता है ना, मतलब टेम्पररीली उसको जैसे नोटेशन दिया जाता है कुछ, और मतलब टेम्पररी नोटेशन तो क्यों दिया जाता है कि जब तक पूरा कंप्लीट उसका स्टडी नहीं हो जाए, कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं हो जाए, तब तक जैसे टेम्पररीली कोई स्टडी करना चाहता है तो उसको वो नोटेशंस दिया जाता है जो एक तरह से बाद में कम्प्लीटली इंटीग्रेट कर दिया जाता है यूडीसी के साथ, तो उसको कहते हैं पी नोट्स। अब आ गया होगा समझ में। तो दिस इंश्योर्स यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इन रिसर्च एंड स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज। समझ गया। अब देखो नोटेशन
एज अ शॉर्ट हैंड साइन वाज डिफाइंड बाय, तो ईसी रिचार्डसन। शॉर्ट हैंड आपको पता है ना कि जो शॉर्ट हैंड कहते हैं कि आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम भी होता है शॉर्ट हैंड वाले का, जो मतलब पीए वगैरह बनते हैं किसी भी जो है एकदम मिनिस्टर के या आईएफएस के या फिर कोई भी है, तो उसके जो पीए जो बनते हैं तो उसमें शॉर्ट हैंड होता है कि शॉर्ट हैंड जो है वो सिंबल्स के रूप में जो भी, अब देखो कोई स्पीच दे रहा है तो वो अब जैसे रिकॉर्डर वगैरह हमारे पास हो गया है ना, तो जिस टाइप रिकॉर्डर वगैरह नहीं हुआ करता था तो, और जो है तो अभी भी यूज किया जाता है जैसे शॉर्ट हैंड का हर जगह जैसे यूज होता है, तो ऐसा नहीं है कि अब मतलब कम्प्लीटली उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी भी जो वैकेंसीज भी आती हैं शॉर्ट हैंड की तो वो सब एक तरह से पीए ही बनते हैं मतलब फाइनली। मैं बस ऐसे ही जैसे आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो शॉर्ट हैंड में ऐसा होता है कि कोई स्पीच दे रहा है या कोई जब बातचीत कर रहा है तो उसको तुरंत वो सिंबल्स वगैरह के माध्यम से या फिर कुछ मतलब ऐसा वो लोग डिज़ाइन किए हुए हैं शॉर्ट हैंड में कि तुरंत लिखते जाते हैं, जिसको बाद में वो डिकोड करके जो है बता सकते हैं कि एक एक वर्ड बाय वर्ड क्या क्या बोला गया था। तो वही शॉर्ट हैंड है। तो वो भी एक तरह से नोटेशन का ही टाइप है। नोटेशन एज अ शॉर्ट हैंड साइन वाज डिफाइंड बाय तो ईसी रिचार्डसन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ईसी रिचार्डसन शॉर्ट हैंड। देखो देखो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जैसे रिचार्डसन है ना, तो इसको HARD है ना, इसको अगर इसके आर की जगह एन होता तो इसको देखोगे तो हैंड आप पढ़ सकते हो, हैंड। तो वही शॉर्ट हैंड मैंने ऐसे याद करता रिचार्डसन, समझ गए। तो आप भी अगर इस तरह का, ये भी एक तरह का जैसे मनेमोनिक्स ही है कि आप कैसे ऐसे याद करो कि किसी चीज़ से कनेक्ट करके सिम्बोलाइज करके कि आपको लॉन्ग टाइम तक जो है वो याद रहे। देखो तो ईसी रिचार्डसन डिफाइंड नोटेशन एज अ शॉर्ट हैंड साइन इन हिज बुक क्लासिफिकेशन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल 1901। ये भी याद कर सकते हो कि ईसी रिचार्डसन की ये बुक है जो है क्लासिफिकेशन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ही डिस्क्राइब नोटेशन एज अ कंसाइज, छोटा मतलब समराइज किया हुआ उसको कंसाइज कहते हैं, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट सिंप्लीफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। दिस डेफिनेशन emphasizes notation's role in making classification systems efficient and user friendly। समझ गए। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG जो है हैज इट हेडक्वार्टर्स एट लंदन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। CRG याद कर लो, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है ना। तो ये जो है डेरेक ऑस्टिन के द्वारा फाउंड किया गया था, और जैसे इसमें एक और नाम था BC वर्करी करके, वर्करी ऐसे नाम है, याद कर लेना। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप बनाया था लंदन में 1952 में, ये भी याद कर लो 1952। CRG 1952 बस याद करो। द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप देखो यही है, एस्टेब्लिश्ड इन 1952, हैज इट्स हेडक्वार्टर इन लंदन UK, फाउंडेड बाय फिगर्स लाइक डेरेक ऑस्टिन एंड BC वर्करी। The CRG focused on advancing classification and indexing, particularly faceted systems like PRESIS। प्रेसिस के बारे में भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको। लंडन्स रोल एज अ हब फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फैसिलिटेटेड द ग्रुप्स कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। समझ गया। जैसे एक अब देख लो, जैसे एक तो पेरिस में तो ये FID का हेडक्वार्टर है, इंस्टीट्यूट ऑफ वही जो था डॉक्यूमेंटेशन वाला जो था, है ना। अब नीदरलैंड्स में UDC कंसोर्टियम है, तो यही सब है, देख लो अब आगे। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज कंसर्न विथ, तो ये रीक्लासिफिकेशन से होता है। देखो इस टाइप का आप देखोगे ना कि साइंस और मैथ्स से रिलेटेड आपको लाइब्रेरी में ज़्यादा अगर मिल रहा हो ना, तो वो आप जान लो कि मोस्टली SR रंगनाथन का दिया हुआ है। मैं इसलिए भी कहूँगा कि SR रंगनाथन जो थे ये आपका मैथमेटिशियन थे, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरियन नहीं थे, ये पहले मैथमेटिशियन थे फिर लाइब्रेरी साइंस में आए मानो तो देखो द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस आपको पता होगा ये बायोलॉजिकल टर्म है,
proposed by S.R. Ranganathan in concert with reclassification. समझ गया? The process of updating a library classification system when a new scheme or edition is adopted. अब जैसे मान लो कि आपके लाइब्रेरी में जो है सो फॉलो होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और एक जैसे गवर्नमेंट को लगता है या फिर जो भी आपके जो है मतलब हेड लाइब्रेरियन है जो भी हैं उनको लगता है कि यहाँ पे जो है यूडीसी के जगह जो है हमारा इंडिया का कोलोन क्लासिफिकेशन यूज होगा, तो अब आपको पूरा जो है रीक्लासीफाई करना होगा ना, तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ गए? प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो रीक्लासीफाई जो आप सारे बुक्स को करोगे तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाएगा। तो वही है द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हेन अ न्यू स्कीम और एडिशन इज अडॉप्टेड। दिस प्रिंसिपल आउटलाइंड इन प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये जो है आपका S.R. रंगनाथन का ही लिखा हुआ है। तो लाइकेंस रीक्लासिफिकेशन टू ऑस्मोसिस वेयर चेंजेस परमिएट ग्रेजुअली टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन। समझ गए? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग बुक्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर वाइल मेंटेनिंग ऑर्डर। ठीक है जी। अब देखो कोलोन क्लासिफिकेशन प्रोवाइड शेड्यूल फॉर, तो ये याद कर लो। वैसे ACI का फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया है, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, तो ये बस याद कर लो। कोलोन क्लासिफिकेशन प्रोवाइड शेड्यूल फॉर, तो ACI। देखो द कोलोन क्लासिफिकेशन, अब देखो इसमें ACI जैसे हो गया तो ये हो गया मतलब एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स होता है, वैसे ही PCI जो है आपका ये होता है जैसे कि पॉस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स ही होता होगा। हाँ, तो इसी तरह से है, तो ये सब याद कर लो। कोलोन क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय S.R. रंगनाथन प्रोवाइड शेड्यूल्स फॉर एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। ACIs जो है वही आर कॉमन फेसेट्स लाइक फॉर्म, एग्जाम्पल बिब्लियोग्राफी, और टाइम, एग्जाम्पल हिस्टोरिकल अप्रोच दैट प्रीसीड्स द मेन सब्जेक्ट रिड्यूसिंग इज स्पेसिफिसिटी। दीज शेड्यूल्स पार्ट ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन PMEST नेटवर्क जो मैंने बताया था पहले, अलाउ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स अक्रॉस सब्जेक्ट्स। समझ गए? बस आप याद कर लो, नहीं तो डीपली अगर पढ़ना हो तो मैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ये सारा जो है इस सब के लिए जितने भी टर्म्स है अलग अलग से लेक्चर्स लाऊंगा। देखो द ऑथर ऑफ प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन टू एडिशन, तो ये S.R. रंगनाथन का ही लिखा हुआ है, ये 1967 में आया था, थर्ड एडिशन जो है। द ऑथर ऑफ द प्रोलेगोमेना टू जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थर्ड एडिशन 1960 S.R. रंगनाथन। द सेमिनल वर्क आउटलाइंस डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक जैसे कैनन्स मैंने बताया था, पोस्टुलेट्स बताया था, PMEST जो फ्रेमवर्क है, एंड फेसेट सीक्वेंस प्रिंसिपल्स, ये सब मैंने बताया है। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझना हो तो आप जैसे हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं वो टर्म पे और ज़्यादा लेक्चर्स ला दूंगा। द थर्ड एडिशन इज रिफाइंड दीज आइडियाज प्रोवाइडिंग 43 कैनन्स एंड 13 पोस्टुलेट्स शेपिंग मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। समझ गया? अब देखो इन चेन प्रोसीजर, तो ये चेन प्रोसीजर किसका दिया हुआ है, तो ये भी S.R. रंगनाथन का ही दिया हुआ है चेन प्रोसीजर। क्लास इंडेक्स एंट्री इज डिराइव फ्रॉम, तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री जो होता है ये क्लास नंबर से डिराइव किया जाता है, क्लास नंबर। ऐसे भी याद कर सकते हो कि क्लास का इंडेक्स अगर आप बना रहे हो तो वो क्लास नंबर का ही होता है ना। इन S.R. रंगनाथन चेन प्रोसीजर यूज इन कोलोन क्लासिफिकेशन में यूज होता है। द क्लास इंडेक्स एंट्री इज डिराइव फ्रॉम द क्लास नंबर। समझ गए? द चेन प्रोसीजर ब्रेक्स डाउन अ क्लास इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट फेसेट्स, जैसे जिसमें PMEST कंपोनेंट्स जो मैंने बताया था पहले, टू जनरेट इंडेक्स एंट्रीज फॉर ईच सिग्निफिकेंट टर्म और कंसेप्ट। समझ गया? कि कोई भी जो सिग्निफिकेंट टर्म है उसका अलग से इंडेक्स एंट्री बनाया जाएगा। दिस एंट्रीज इंश्योर कम्प्रीहेंसिव एक्सेस टू सब्जेक्ट्स इन द कैटलॉग। समझ गया? मतलब क्या हुआ कि देखो जैसे कोई बुक है, अगर मान लो कि जैसे क्वांटम साइंस पे कोई बुक है, अब क्वांटम साइंस की बुक है तो उसका क्वांटम साइंस की तो हज़ारों बुक होगी, तो एक बुक में जो है सो मेन टॉपिक्स या मेन टर्म्स जो है सो उस बुक में यूज हुआ है, तो वो सब आप टर्म्स को अगर जो है आप मतलब इंडेक्स एंट्री में और ज़्यादा ऐड कर दो
तो उससे जो है आदमी को समझ में आएगा ना। कि जैसे मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि जब गांधी जी पे कोई बुक लिखी हुई है, अब गांधी जी पे मतलब उसका जैसे एक टाइटल बुक का कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर कंटेंट तो अलग अलग होगा ना। हो सकता है किसी में जो है गांधी जी का जैसे एक तरह से चंपारण सत्याग्रह का मतलब स्ट्रगल हो, उसको एम्फेसाइज किया हो, किसी में जो है एक तरह से जैसे जो है मतलब उन्होंने कौन कौन से केस लड़े उनके बारे में डिटेल दिया हो, तो इंडेक्स में जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है इंपॉर्टेंट टर्म्स, कि वो आपका इंडेक्स कम्प्रिहेंसिव बन जाए, कि कोई बुक खोजे तो वो ईजिली मिल सके। तो ये जो है क्लास इंडेक्स एंट्री हुआ, समझ गए। अब देखो, इन कोलोन क्लासिफिकेशन द क्लास नंबर फॉर अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय, तो ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइसेज, समझ गए। In SR Ranganathan colon classification, the class number of a system, example, a specific method or process within a subject is defined using chronological devices. These devices assign notations based on the time of origin or development of the system, often using years for temporal indicators. Example, M8 जो है system developed in 1968. तो ये सब बस याद कर लो, है ना। The common isolates in UDC is called auxiliary tables. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, देखो बहुत चीज़ जो है जैसे इतने ज़्यादा क्लासिफिकेशन है कि आप सारे क्लासिफिकेशन का जो है सारा चीज़ आप नहीं याद कर सकते हो, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप एक ही क्लासिफिकेशन जो है पढ़ने बैठोगे ना, जैसे मान लो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, लोग उस पर डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पे पीएचडी करते हैं, कोलोन क्लासिफिकेशन पे पीएचडी करते हैं, फेसेट्स पे लोग पीएचडी करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो मैं किसी क्वेश्चन को अगर डीपली नहीं बता रहा हूँ तो मैं इसलिए भी नहीं उस क्वेश्चन को बताता हूँ कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन डीपली जानने का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ना उतना पूछा जाएगा ना ही आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर आप उतना याद करने जब बैठोगे, अगर डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में ही आप अगर घुसते जाओगे तो उसमें हज़ारों क्वेश्चन बनेंगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और कुछ अगर आपको नहीं ये समझ में आया तो उसको याद भी कर सकते हो, जैसा हमेशा से हम लोग करते आए हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन 10% 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि याद करने पड़ते हैं, वही क्वेश्चन जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं आपको नॉर्मल स्कोर में और रैंकिंग स्कोर में, ठीक है जी। तो वही है, जैसे कॉमन आइसोलेट्स इन यूडीसी, तो मैं जिस जैसे यूडीसी हुआ, डीडीसी हुआ, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, फिर जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हो गया, कोलोन क्लासिफिकेशन हो गया, तो ये सब क्लासिफिकेशन में मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं डिस्कस करता हूँ जो पूछे जाते हैं। द कॉमन आइसोलेट्स इन यूडीसी आर कॉल्ड, तो ऐसे याद कर लो, इसको ऑक्सिलियरी टेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सिलियरी टेबल्स जो है ना, ये सब के लिए जैसे जो है जैसे नंबर्स मतलब असाइन कर दिए हुए हैं, जो एक तरह से लैंग्वेज के लिए जो है एक तरह नंबर असाइन कर दिया गया, जैसे 1 to 9। फिर जो है मतलब जोग्राफिकल मतलब एरियाज हो गया, जैसे एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, जो कनाडा हो गया, सब जैसे देश के लिए अलग अलग जैसे नंबर से असाइन कर दिया गया। तो ये सब जो है तो वो ऑक्सिलियरी टेबल्स में आपको मिलता है। तो इन द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कॉमन आइसोलेट्स आर कॉल्ड ऑक्सिलियरी टेबल्स। दीज टेबल्स प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज नोटेशन, समझ गए, फॉर कॉमन एस्पेक्ट्स लाइक टाइम, प्लेस, फॉर्म और लैंग्वेज। एग्जाम्पल 1 to 9 है, ये आपका जोग्राफिक एरियाज के लिए यूज होता है। 0 जो है ये डिक्शनरीज के लिए, फॉर फॉर्म्स लाइक डिक्शनरीज, समझ गए। तो ऑक्सिलियरी टेबल इनहांस यूडीसीज ऑलमोस्ट फेसेटेड स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट फेसेटेड जैसे स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हो ना कि ये फिक्स स्ट्रक्चर है इसका, है ना, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता है। अलाउिंग फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन विद मेन क्लास नंबर टू स्पेसिफाई सब्जेक्ट। तो वही है, ये सब के कारण ऑक्सिलियरी टेबल्स के कारण जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और अच्छे से डिफाइन होता है। तो अनलाइक स्टैंडर्ड सब डिविजन, ये सब समझ गए। वैसे ही ये भी जान सकते हो आप, जैसे स्टैंडर्ड सब डिविजन्स किस में होता है, तो ये डीडीसी में यूज होता है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में। फिर हाँ समझ गया। इन द नोटेशनल सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन स्कीम एन एम्प्टी डिजिट डिनोट्स दैट। देखो, तो नोटेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम जो हो गया, तो ये देखो तो ये किस में होता है, पहले तो ये जान लो। नोटेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है आपका कोलोन क्लासिफिकेशन में होता है। कोलोन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये एसआर रंगनाथन द्वारा दिया गया है। तो ये तो वही एम्प्टी डिजिट कहीं पे है
तो उसको उसका मीनिंग होता है आपका नो सिमेंटिक वैल्यू। समझ गए? तो अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एम्प्टी डिजिट याद कर लो किससे रिलेटेड है, तो वो आपका एक तरह से कोलोन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, और नोटेशनल सिस्टम जो है वो कोलोन क्लासिफिकेशन में यूज होता है, जिसमें अब अगर एम्प्टी डिजिट है तो उसका मीनिंग होता है नो सिमेंटिक वैल्यू। एम्प्टी है तो उसका कोई सिमेंटिक वैल्यू ही नहीं है। तो वही देख लो इसका एक्सप्लेनेशन। इन एसआर रंगनाथन्स कोलोन क्लासिफिकेशन एन एम्प्टी डिजिट इज ए नोटेशनल सिंबल, एग्जाम्पल Z0, समझ गए, that has no semantic value but facilitates hospitality in array. It acts as a placeholder allowing new argument। देखो जैसे मैं कैसे बताऊं कि मान लो कि सिंपल चीज़ में बताया जाए कि 10 बुक कहीं पे रखा हुआ है, लॉ के बुक्स है ना, लॉ बुक्स है, ये 10 है इसमें। तो आपके पास अगर मान लो कि आप इकट्ठा कर रहे हो वो जैसे 10 बुक, जैसे वॉल्यूम वाइज है, वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 10 तक 10 इकट्ठा कर रहे हो, तो आप जब भरते जा रहे हो, इसमें भर दिए, इसमें भर दिए, इसमें भर दिए, इसमें भर दिए, तो आप कहीं पे अगर अलमीरा डिजाइन कर रहे हो और स्पेस बना रहे हो, तो उसमें 10 बुक का आप जैसे स्पेस बनाओगे ना, कि वहाँ पे आप खाली कुछ स्पेस छोड़ दोगे कि फ्यूचर में वो वाला बुक आता है तो उसको हम यहाँ पे एकोमोडेट कर देंगे, है ना, आ रहा है समझ में। तो उसी तरह जो है ना, तो Z0 अगर लिख दिया जाता है एम्प्टी डिजिट 0, तो इसका नो सिमेंटिक वैल्यू है, लेकिन ये जो 0 जो है ना, इसके जगह पे जो है आगे जो है ना आपका कुछ भी डाला जा सकता है फ्यूचर में। समझ गए कि न्यू सब्जेक्ट या जैसे कंसेप्ट आते हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। मैं ये सब जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसको टोटली डायरेक्टली आप जैसे रिलेट मत करना, क्योंकि मैं ये समझाने के लिए दे रहा हूँ, है ना। तो वही हो गया। एन एम्प्टी डिजिट इज ए नोटेशनल सिंबल, एग्जाम्पल Z0 that has no semantic value but facilitates hospitality in array. It acts as a placeholder allowing new isolates, समझ गए, to be inserted into a sequence without altering existing notations। समझ गए। तो ये इसलिए भी बहुत जगह इसलिए यूज किया जाता है कि जैसे देखो अगर आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप देखोगे ना, अगर आप जैसे कंप्यूटर अच्छे से जान रहे हो तो डिजिटल वर्ल्ड में देखोगे तो जैसे डेट हुआ, तो डेट में भी ये सारा स्पेस जो है ना सब छोड़ा रहता है ना। तो ये सारा जो डेट का कहीं पे एंट्री हो रहा है तो वो उतना ही स्पेस एक्वायर करेगा। जैसे 6/3/1994 आप कहीं लिख रहे हो 6/3/1994, तो ये फिर 6/3/1994 ऐसे लिख रहे हो, तो यहाँ पे आप अगर ऐसे भर देते हो 6/3/1994, तो ये स्पेस कम लेगा। लेकिन ये अगर फ्यूचर में आपको एल्टर करना होगा तो यहाँ पे अगर स्पेस नहीं छोड़े हुए हो 0 6 ऐसे करके, तो वो मतलब डेटा आपका जैसे सही से एंट्री नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना, जहाँ पे जैसे मतलब डेटा का एंट्री हो रहा है तो वहाँ पे सारा जो है एक तरह से फिक्स्ड स्पेस सारे डेटा के लिए होना चाहिए, जैसे सिमिलर डेटा के लिए। मैं और ज़्यादा डीपली अगर बताऊँगा तो मैं बताऊँगा कि जैसे Y2 के जैसे क्राइसिस हुआ था, आपको पता होगा, जिसके कारण इंडियन IT सेक्टर भी बहुत बढ़ा था। तो उसमें ऐसा होता था कि सारे जो डेटा मतलब स्पेस कम यूज करने के लिए ऐसा बनाया गया था कि जैसे डेट लिखा था तो 1999 तक जो है ना, तो ये जो 1 जो है ना ये सारे में फिक्स कर दिया गया था, और ये 3 डिजिट को वेरिएबल रखा गया था। क्योंकि जैसे 1961 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, 64 हो गया, ऐसे जाते जाते 1999 तक कोई ये नहीं उतना मतलब उस समय स्पेस बचाने के लिए जो है 1 को फिक्स करके केवल 961 को ही जो वेरिएबल रखा जाता था कि आपका स्पेस बचे, और ये फिक्स था। तो वही ऐसा हुआ था कि अब जैसे 1999 के पास तो जैसे 2000 होना था, है ना। तो ये बहुत जगह ये कहा जाता था कि सारे सॉफ्टवेयर्स क्रैश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब डिजिट चेंज करने का प्रोविज़न ही नहीं बनाया गया था। अब आ रहा होगा आपको समझ में सही से, है ना। तो वैसे ही इसीलिए जो अरे जो छोड़ा जाता है जीरो स्पेस, तो वो इस चीज़ के लिए छोड़ा जाता है कि फ्यूचर में अगर कुछ यहाँ पे आएगा तो वो इसको हम एकोमोडेट कर पाएंगे। समझ गए। मैं इस पर ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। समझ गए। अब देखो, इन क्लासिफिकेशन द सीक्वेंस ऑफ 2 आइसोलेट आइडियाज इन एन अरे ए डिटरमिन्ड बाय द, तो देखो ये भी आप याद कर लो क्योंकि ये भी बहुत डीप कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ
फिलिएटरी सीक्वेंस कहते हैं इसमें। सीक्वेंस ऑफ टू आइसोलेट आइडियाज, आइसोलेट आइडियाज है उसको आप सीक्वेंस में कर रहे हो तो उसको फिलिएटरी सीक्वेंस कहते हैं। ऑस्मोसिस मैंने जैसे पहले जो है जो बताया था पहले के जैसे क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अरे, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस जैसे फैसेट सीक्वेंस, तो ये वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ फिलिएटरी सीक्वेंस है। देखो, इन एसआर रंगनाथन क्लासिफिकेशन थियरी द सीक्वेंस ऑफ टू आइसोलेट आइडियाज विद इन एन अरे, समझ गया, इज डिटरमिन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फिलिएटरी sequence, समझ गए। This principle ensure that isolates specific terms within a facet are arranged in a logical hierarchical order based on their relationship or deviations such as from general to specific or parent to a child। मैं एग्जांपल बताऊंगा, जैसे पहले मान लो कि साइंस हुआ, उससे आपका मैथमेटिक्स आया, मैथमेटिक्स में भी जैसे अलजेब्रा हुआ, अलजेब्रा में भी जैसे बूलियन अलजेब्रा हो गया। तो देख रहे हो कि ये हायरार्की चलते 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 और डीपली जो है एक तरह से फ्रॉम पेरेंट टू अ चाइल्ड जा रहा है ना। फॉर एग्जांपल इन मेडिकल अरे, हार्ट माइट प्रेसीड लंग बेस्ड ऑन फिलिएटरी लॉजिक, समझ गए। तो वही है, तो ये समझना चाहते हो तो आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर दिस कि टू आइसोलेट आइडिया जो अरे में है उसको सीक्वेंस में जो सजाया जाता है वो प्रिंसिपल ऑफ फिलिएटरी सीक्वेंस कहते हैं। अब देखो, यूडीसी क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज टेस्टेड इन द, तो ASLIB क्रैनफील्ड एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूडीसी क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज टेस्टेड इन ASLIB का एक्सपेरिमेंट में। अब देखो, द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज टेस्टेड इन द ASLIB Cranfield experiments conducted in the late 1950s and early 1960s at Cranfield College of Aeronautics, England। देखो, बहुत सारा जो लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है ना, ये आपका डिफेंस से भी आया है, कि मैंने पहले भी जैसे बताया है कि डिफेंस में जैसे जो है आपका जैसे मैनेजमेंट का भी आप देखोगे बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिफेंस से आए हैं, क्योंकि वहाँ भी तो ये सब की ज़रूरत पड़ती है ना, आपको ऑर्गेनाइज करना है पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वहाँ भी बहुत अच्छे ब्रेन वाले लोग होते हैं, है ना। तो वही जो है क्रैनफील्ड कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स जो था इंग्लैंड में, तो ये साइरिल क्लेवरडॉन जो है ये मतलब एक्सपेरिमेंट्स जैसे कंडक्ट किए थे, तो ये समझ गया। फिर से देख लो, यूडीसी क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज टेस्टेड इन द ASLIB क्रैनफील्ड एक्सपेरिमेंट, याद कर लो। हाँ, लेड बाई साइरिल क्लेवेल्डन, ये भी अगर याद करना हो तो याद कर लो। दीज एक्सपेरिमेंट्स इवेलुएटेड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स इंक्लूडिंग UDC focusing on measures like recall and precision. UDC's mixed notation and auxiliary tables were assessed for their effectiveness in indexing and retrieving scientific literature। समझ गया। The first important use of the relevance, recall and precision formulation। देखो रेलेवेंस, रिकॉल और प्रिसीजन फॉर्मुलेशन, ये सब वही हुआ कि रेलेवेंस कि कोई आपका सब्जेक्ट है तो वो किस फील्ड में डालना वो कि होगा कि उसकी रेलेवेंस बची रहे, समझ रहे हो ना। कि अगर मान लो कि कोई मतलब साइंस का सब्जेक्ट है और वो आपको जैसे नया सब्जेक्ट आप बना रहे हो, तो वो सब्जेक्ट आपको किस चीज़ से रिलेट करके रखोगे कि उसकी रेलेवेंस बची रहे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो तो कंप्यूटर का जो है एक तरह से जैसे कोडिंग हुआ, अब कोडिंग को अगर एक तरह से लैंग्वेज जैसा जैसे पढ़ाया जाने लगे तो उसका साइंस और कंप्यूटर से उतना रेलेवेंस नहीं रह जाएगा ना। तो ये सब हो गया। और रिकॉल, अब जैसे एक बुक के केस में देखो कि कोई बुक है, तो वो बुक मान लो कि लाइब्रेरी में पड़ी हुई है और उसको कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, तो उसको रीडिंग आउट तो करना होगा, उसको निकालना होगा, और जो रेलेवेंट है उस टाइम के लिए तो वो उसको लाना पड़ेगा। तो ये जैसे समझ गए। तो जैसे यहाँ पे रेलेवेंस हो गया, रिकॉल हो गया कि आप कुछ भी, जैसे रिकॉल क्या हुआ कि अगर आप कुछ अगर नोट किए हो कहीं पे या फिर कहीं पे जैसे लिख दिए हो, तो आप जैसे लिखे हो वो लिखा हुआ से आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कि ये क्या,
जैसे किस बारे में था। अगर मान लो कि हमने पूरे जैसे लाइब्रेरी का जैसे क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये वाले जैसे एक तरह बुक का ऐसे क्लासिफिकेशन होगा, वो बुक का ऐसे क्लासिफिकेशन होगा, लेकिन आप कोई एक रैंडमली बुक उठाएं और वो बुक जैसे क्लासिफिकेशन जैसे किया गया है और उससे आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं क्लास नंबर वगैरह से ये बुक मतलब किस बारे में है, तो वो जैसे रिकॉल सही सिस्टम नहीं चल रहा है आपका। अब जैसे प्रिसीजन फॉर्मेशन वही हो गया कि आप जो भी जैसे एक तरह से ऐसे जैसे डाल रहे हो वो इतना प्रिसाइजली सारा चीज़ ऐड करो कि आपको रिकॉल वगैरह ईजी हो, है ना। फॉर रिट्रीवल इवेलुएशन केम विद द ASLIB क्रैनफील्ड एक्सपेरिमेंट एट द क्रैनफील्ड कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स इन इंग्लैंड इन द ईयर फ्रॉम अराउंड 1960 लेड बाय, कौन था मैंने पहले भी बताया है, तो साइरिल क्लेबर्डन। समझ गए। एक्सप्लेनेशन देखिए, द ASLIB क्रैनफील्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अराउंड 1960। देखो ये सब क्वेश्चन आप देखे होंगे लाइब्रेरी साइंस के दूसरे लेक्चर्स जो आप दूसरे चैनल्स वगैरह पे देखते होंगे, तो इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो लोग उठाते ही नहीं हैं क्योंकि बहुत बार उन्होंने भी नहीं पढ़ा होता है। मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आपको लाइब्रेरी साइंस में बहुत आगे तक जाना है, UGC नेट भी क्लियर करना है, जैसे मास्टर्स भी अच्छे से निकालना है, PhD में भी फ्यूचर में रजिस्टर करना चाहते हो, तो आप ये सब टर्म्स जानते रहोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम मान लो कि जैसे NIT ही ऑर्गेनाइज करा रही है एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, तो एक सीट है और वहाँ पे 3-3, 4-4 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप जितना डीपली जानोगे तो आप क्रैक कर पाओगे, नहीं तो जैसे कॉमन क्वेश्चन तो हर कोई जानता है ना। तो ये साइरिल क्लेबर्डन। तो देखो ASLIB एक्सपेरिमेंट the Cranfield experiments conducted around 1960 at Cranfield College of Aeronautics, England, were led by Cyril Cleberton. These experiments introduced the concept of relevance, recall and precision to evaluate information retrieval system. समझ गया, relevance, recall और precision, RRP, है ना, relevance, recall और precision। तो ये किस लिए यूज किया गया था, वही UDC का जब टेस्टिंग हो रहा था तो हाँ। क्लेबर्डन्स वर्क एस्टेब्लिश्ड फाउंडेशनल मैट्रिक्स फॉर असेसिंग रिट्रीवल इफेक्टिवनेस। तो वही जो कोई भी आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ, तो ये एक तरह से जो है ना आपका साइरिल क्लेबर्डन, तो ये एक टेस्टिंग जैसे होता है ना कि सॉफ्टवेयर का जैसे टेस्टिंग, तो वैसे ये कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये बहुत अच्छा टेस्टिंग का मेथड बन गया कि जो है ये सब अगर अच्छे से आप रिकॉल कर पा रहे हो बुक को, इस जैसे मेथड से आप टेस्ट कर सकते हो कि आप अच्छे से बुक को रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और इससे जो है इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पता चलता है। समझ इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न इंफॉर्मेशन साइंस। हाँ देखो, द फंडामेंटल कैटेगरी पर्सनैलिटी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कंक्रीट एलिमेंट इन SR रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन। द फंडामेंटल कैटेगरी पर्सनैलिटी जो किस में था, ये PMEST नेटवर्क में था ना, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। जैसे एक तरह पर्सनैलिटी हो गया, मैटर हो गया, एनर्जी हो गया, स्पेस हो गया और टाइम हो गया, तो ये मोस्ट कंक्रीट एलिमेंट जो है ना इसमें, तो फंडामेंटल जो ये है मोस्ट कंक्रीट एलिमेंट जो है सो पर्सनैलिटी ही होता है। इसमें पर्सनैलिटी ही डिफाइन करता है ना किसी भी जैसे क्लासिफिकेशन को, वो रियल में किस बारे में है, उसके बाद ही तो कुछ भी ऐड करोगे ना, है ना। तो मोस्ट कंक्रीट एलिमेंट पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट द प्राइमरी एंटिटी और सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। मैंने बताया वही एग्जांपल ऑर्गन्स इन मेडिसिन लाइक हार्ट, इट इज़ द मोस्ट टेंजिबल एंड स्पेसिफिक फेसेट्स फॉर्मिंग द कोर ऑफ अ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। समझ गए, जो सब्जेक्ट जो है सो रियल में किस चीज़ के बारे में है ना, समझ गए। तो वही इन जो कॉन्ट्रास्ट जो है तो बाकी जो होता है PMEST फ्रेमवर्क में, जिस पर्सनैलिटी के अलावा जो हो गया एक तरह से मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम जो हो गया, तो कैटेगरी लाइक टाइम और एनर्जी आर मोर एब्स्ट्रैक्ट टर्म हुआ वो, डीलिंग विद अ टेम्पोरल और एक्शन बेस्ड एब्स्ट्रैक्ट। समझ गए। पर्सनैलिटीज कॉन्क्रीटनेस एंकर्स कोलन क्लासिफिकेशन एनालिटिकल सिंथेटिक अप्रोच, ये भी मैंने बताया था कि आपको एग्जाम में आता है कि एनालिटिकल सिंथेटिक अप्रोच जो है वो किसका है, तो कोलन क्लासिफिकेशन का है, किसके द्वारा दिया गया, तो SR रंगनाथन द्वारा। ensuring precise subject representation making more concrete element in correct choice। समझ गए। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो
हम इसमें बहुत सारे लेक्चर्स लाने वाले हैं और इसमें जो है मैं लाइब्रेरी साइंस में जितने टर्म्स हैं ना, मैं उसको धीरे धीरे जो है जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाएगा मैं इसमें जो है जैसे यूजीसी नेट का भी पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। इसी में मैं जो है आपका मतलब केपीएस एनबीएस लाइब्रेरीज में जो सिंपल क्वेश्चंस आता है वो भी मैं जैसे डिस्कस करूँगा। और मतलब इसमें जो अलग अलग टर्म्स है जैसे एक तरह से फेसेट्स हो गया, फिर मतलब डीडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, ये सब के और भी जो डिफरेंट टर्म्स जैसे एक तरह पीएमईएसटी फ्रेमवर्क, ये सब पे मैं अलग अलग लेक्चर्स लाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लें, और आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो जो जिन्हें हेल्प मिल सकती है इससे तो उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।